Welcome you all to the Social Science Guide. Today I will cover a small topic of the chapter Resource and Development. This chapter is called Development of Resources. This development of resources will cover three parts. First is the need and importance of resources. Second, problems, and the third is solution. It is a very small topic and ये बहुत कम ही आता है पेपर में, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है. जैसे नीड एंड इम्पोर्टेंस हो गया. नीड एंड इम्पोर्टेंस में हम आप देखोगे कि यहाँ पर दो नीड एंड इम्पोर्टेंस है. इनका मतलब एक ही है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन सर्वाइवल होते हैं, जो रिसोर्सेज हमें ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, मेनली जो रिसोर्सेज हमें बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं हमारी, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. नेक्स्ट टाइप ऑफ जो नीड होती है वो होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन सर्वाइवल के होंगे बेसिक रिसोर्सेज. बेसिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारी लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं? वो होते हैं पहला फूड, सेकंड वाटर, थर्ड शेल्टर, क्लोथ्स एटसेट्रा. These are human survival resources जो हर ह्यूमन को एज अ बेसिक रिसोर्स चाहिए ही होता है, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग. अब क्वालिटी लाइफ के रिसोर्सेज कौन से हुए? जैसे हमें स्कूल्स चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए. एंटरटेनमेंट कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है? कि हमें बाहर के वर्ल्ड की या बाहर की कंट्रीज की हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू टेलीविजन, थ्रू रेडियोज, थ्रू न्यूज़पेपर्स. सो एवरीथिंग इज अ रिसोर्स. सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज ह्यूमन सर्वाइवल रिसोर्सेज. ह्यूमन सर्वाइवल रिसोर्सेज में हमें क्या मिलता है? बेसिक रिसोर्सेज जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, क्लोथ्स एटसेट्रा, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और रिसोर्सेज हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे स्कूल्स को आप एक और चीज से नोट डाउन कर सकते हो, जैसे एजुकेशन. देन हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो अ रिसोर्स. और हमें एंटरटेनमेंट के लिए जैसे टेलीविजन, रेडियो, ऑल दीज आर द रिसोर्सेज फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, अगर हम रिसोर्सेज यूज करते हैं तो रिसोर्सेज के साथ दो प्रॉब्लम्स जुड़ के आती हैं. क्यों? क्योंकि हमने एक एजम्पशन माना हुआ है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, लेकिन ऐसा नहीं है. हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक ही चीज पे यूज करते हैं कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. कि रिसोर्सेज चाहे हम कितने भी यूज कर लें वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि दे आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. फॉर एग्जाम्पल वाटर को हम एज अ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बहुत ज्यादा यूज करते हैं. व्हेन वी ब्रश, the water goes on flowing. When we bath, we use a lot of water. We don't use that water, we waste that water. So we take water as a free gift of nature and use it. This type of wastage is called indiscriminate use of water, indiscriminate use of resources by humans. So when we waste any resource, when we waste any natural resource as an assumption that it is a free gift of nature, that use or wastage is known as indiscriminate use of resources. Now this indiscriminate use of resources give birth to two problems. First is the social problem and second is the environmental problem. Now what are these problems? Social problems are that it increases the gaps between the have people and the have not people. The haves people are the rich people and the have not people are the poor people. This have and have not can be nations, can be countries, can be states, or can be a single individual. So एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने की वजह से वी हैव ग्लोबल वार्मिंग, वी हैव ओजोन डिप्लीशन, we have land degradation and other ecological crises. For example, let me explain you in
detail these two problems. So I have told that there are two types of problems for the indiscriminate use of the resources. So these are the problems. We will divide it into two parts. First problem is social problem. Second problem is environmental problems. सोशल प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से कि ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन की सोशल प्रॉब्लम कहां से अराइज होती है? ड्यू टू द ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन. हम ह्यूमंस कभी भी कम चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए होती है. अगर कोई रिसोर्स हमारी लिमिट में भी है और अगर हमें उतना ही रिसोर्स चाहिए नहीं, फिर भी हम दूसरे का देख के उससे ज्यादा रिसोर्स की वो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ साइकिल वी वांट टू बाय अ बाइक, इफ वी हैव अ बाइक वी वांट टू बाय अ कार. So the greedy nature of the human has led to one problem of the indiscriminate use of resources, that is the greedy nature of human. Second जो social problem होती है वो होती है gap between haves and haves not. Haves are the rich people, these are the poor. So indiscriminate use of resources ने क्या किया है? Have और have not के बीच में एक गैप बना दिया. Haves are the rich countries, rich individuals, rich nations or the rich states. Have nots are the poor states, poor countries, poor individuals. So कैसे गैप बना है? क्योंकि rich can afford the technology to convert the resources for their use, but the poor people do not have such economic system or income to generate the technology and convert the resource into a useful thing. So it increases the gap between haves and haves not. So social problems are clear to you. Next we will talk about environmental problems. Environmental problems में कौन सी problems आते हैं? Ecological crisis. Ecological crisis means कि जो भी हमको नेचुरल प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है, इकोलॉजिकल क्राइसिस, जो भी हमें नेचुरल कैलेमिटीज सहनी पड़ रही है. फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग. लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. देयर आर मेनी गैसेस व्हिच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन. नाउ ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड मेनी अदर गैसेस. कैसे? फॉर एग्जांपल हम एसीज यूज करते हैं, एसी से बहुत ज्यादा सीएफसीज निकलते हैं, या हम डीओज यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा सीएफसीज निकलते हैं, जो मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग की. What is CFCs? Chlorofluorocarbons. Now हम बहुत ज्यादा CO2 भी जनरेट करते हैं, या हम बहुत ज्यादा व्हीकल्स चला के बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मचाते हैं, उन सब चीजों से ग्लोबल वार्मिंग होती है. अब ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ग्लोबल वार्मिंग से एक चीज बहुत ज्यादा हुई जो हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इट डायरेक्टली हिट्स इन द ओजोन लेयर इन द आउटर एटमॉस्फेयर. एंड सेकेंडली और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? लैंड डिग्रेडेशन. अगर आप लैंड में से मिनरल्स निकाल रहे हो या डिग्रेडेशन, या आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप उस लैंड को खराब कर रहे हो. आप यहाँ तक कि जिस लैंड पे एग्रीकल्चर होता था आप वो वाली लैंड भी खराब करके उस पर बिल्डिंग्स बना रहे हो. सो दीज आर लैंड डिग्रेडेशन. सो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से कौन सी दो प्रॉब्लम्स निकलती हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोशल प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. इन सोशल प्रॉब्लम्स वी हैव ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमंस. ये सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेनली सोशल प्रॉब्लम का कॉज है, लेकिन आपको एज अ प्रॉब्लम में लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू द ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमंस देयर इज एन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड इज गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट.
कि rich can have the access to technology so they can convert the resource into a useful thing, whereas poor people cannot afford the technology and as a result they cannot convert a resource into a useful thing. Secondly, we have environmental problems. In environmental problems, we have ecological crisis. In ecological crisis, we have global warming, ozone depletion, land degradation. और भी अगर आपको वो याद आते हैं तो you can also add in this. So, if you want to copy this, you can copy this. एंड इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स इकोलॉजिकल क्राइसिस तो है, लेकिन इन सब चीजों से एक और चीज जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस. ये सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस है या इकोलॉजिकल क्राइसिस है या हम इसको प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बोर्ड पे पहले लिख के बताया था, दैट इज द सॉल्यूशन. कि अब हमने प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन क्या है. दो सॉल्यूशंस हैं, लेकिन दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ज्यादा वर्केबल हो सकता है अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं. जैसे सॉल्यूशंस, जैसे वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. नंबर वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. Equitable distribution of resources, and second is resource planning. Equitable distribution and resource planning. Equitable distribution मैंने क्यों बोला कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई चीज नहीं है जिससे आप मेजर कर सको कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का. कि हम ऐसा तो नहीं हम घर घर में जाके या नेशन में जाके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सो इट इज एन assumption, but you have to write in the solution. Second solution we have resource planning. Resource planning में it is a very important strategy to use the resources in the judicious manner. So we can accept this as a solution and we have to accept this as a solution, but it is not workable. It is workable. दोनों का एक ही एम होता है. क्या एम होता है दोनों का? सस्टेनेबल क्वालिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. फर्स्ट ये एम होता है. सेकेंड एम होता है ग्लोबल पीस. फर्स्ट एम क्या होता है? सस्टेनेबल क्वालिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना प्लस रिसोर्सेज की रिसोर्स प्लानिंग करने का सबसे बड़ा एम होता है सस्टेनेबल क्वालिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. कि अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारी आज की जनरेशन के साथ साथ जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिससे उनकी जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएंगी. दैट इज वाई सस्टेनेबल क्वालिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. और सेकेंड एम क्या है? ग्लोबल पीस. अगर हम रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो उससे क्या आएगा? ग्लोबल पीस. ग्लोबल पीस कैसे आएगा? कि हर कंट्री के पास एक इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो जो दूसरी कंट्री है उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे कम मिल रहा है या दूसरी कंट्री को ज्यादा मिल रहा है. सो देयर विल बी अ ग्लोबल पीस. और ग्लोबल पीस और कैसे आ सकता है? अगर किसी कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और दूसरी कंट्री के पास कम रिसोर्सेज हैं, सो दे कैन शेयर द रिसोर्सेज. सो दिस कम अंडर द रिसोर्स प्लानिंग. कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है? कि हम रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करें कि हमारे साथ साथ हमारी दूसरी कंट्रीज भी यूज कर सके, प्लस हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज कर सके विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग इन देयर नीड्स. I think it is clear. So let's do फटाफट the recapitulation कि what are the development of resources. कि हमने development of resources में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसको फटाफट recapitulate करते हैं. So सबसे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में पढ़े नीड. कि एक रिसोर्स की नीड क्या है. एक रिसोर्स की नीड है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. ह्यूमन सर्वाइवल जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारी थोड़ी सी
क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी लेविश नीड्स होती हैं। दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ी कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दिन पर दिन ग्रीडी होते जा रहे हैं। उस ग्रीड में हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ में दो प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो गैप बढ़ रहा है रिच और पुअर के बीच में, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ओजोन डिप्लीशन से पूरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, प्लस हमें लैंड डिग्रेडेशन भी देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें सॉल्यूशंस। अब हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है तो हमें उसकी सॉल्यूशंस भी चाहिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिर्फ कहने की बात है, वो पूरा प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। एंड सेकेंड इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी। The aim of both of the strategy is the sustain quality of life plus क्या कि global peace लाना है हमें। I think it is clear. Next we are talking about sustainable economic development. कि sustainable economic development क्या है? Sustainable economic डेवलपमेंट, इसमें आप दो टर्म्स पढ़ोगे। पहली टर्म इज सस्टेनेबल, सेकेंड टर्म इज इकोनॉमिक। हम पहले जब भी सोशल साइंस पढ़ते थे, हम उसमें एक टर्म पढ़ते थे बहुत ज्यादा, विच इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि हमें आज की डेवलपमेंट के साथ साथ हमें फ्यूचर की भी डेवलपमेंट देखनी है विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। लेकिन इसमें इकोनॉमिक क्यों इंक्लूड हो गया? क्योंकि हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं या हम कोई भी रिसोर्स यूज करते हैं, वी डू इट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी डू इट फॉर टू अर्न मनी, टू बेटर आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। So sustainable development definition has been changed to the sustainable economic development. Now इसके दो तीन चीज है। सबसे पहला, इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मतलब कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे इंश्योर हो सकती है? ये इंश्योर हो सकती है रिसोर्स प्लानिंग में, जो हमारा एक बिग टॉपिक है इस वाले चैप्टर में। सेकेंड, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसी डेवलपमेंट होती है? विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। एंड जो थर्ड चीज होती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो होती है इसकी डेफिनेशन क्या? डेवलपमेंट और यूज ऑफ रिसोर्सेज without compromising the needs of future generation. I think sustainable economic development is clear to you कि हमने sustainable डेवलपमेंट में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों ऐड किया है। द वर्ड इकोनॉमिक हैज बीन एडेड टू टेल यू दैट एवरी डेवलपमेंट हैज वन एम, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज टू अर्न मनी। बट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी लेके चलती है कि हम ऐसी डेवलपमेंट करें जिसमें एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। आई होप टिल नाउ द चैप्टर इज क्लियर टू यू। आज मैं इतनी सी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि दिस टॉपिक नीड्स सम refreshment in your mind and some recall in your mind. So in the next class I will be discussing resource planning, which is a huge topic, और इसको बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए रिसोर्स प्लानिंग को, और इसको अलग से एक सेपरेट क्लास चाहिए क्योंकि ये एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेपर में। सो इसकी मैं आपकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आई होप you like my class. If you like it, please like and subscribe. And one thing I want to repeat again, I also provide online classes and I also provide online notes. Thank you. Please like and subscribe.